शुरू कर देती हूँ इस सेशन को। वेलकम मीरा। थैंक यू मैम। आप सभी को नमस्कार। Now I can start asking questions. तो आज जैसा कि आपको बताया गया है कि 2 सत्रों को मर्ज कर दिया गया है, माइथोलॉजी और ट्रांसलेशन, क्योंकि कल भी हम दोनों ही उसमें वक्ता थे, तो हमें लगा क्यों ना 2 बार की बातचीत को एक बार में ही किया जाए। तो बहुत, एक तो मौसम बहुत अच्छा है और आप लोगों के खिले खिले चेहरे देख के और भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी जनरेशन मौजूद हैं, जो कि बेबी बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स, जेन जी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हैं, और कहीं कहीं जेन अल्फा भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो जेन अल्फा में सामने ही 2 बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं इसी बात को लेके पूछना चाहूँगी सुनीता जी से कि यहाँ इतनी सारी जनरेशन्स हैं और किस तरह आप माइथोलॉजी को उससे कनेक्ट करती हैं, और दूसरी बात ये कि क्या जो आम जिंदगी है सारी जनरेशन की, बूमर्स से लेके जेन अल्फा तक, तो माइथोलॉजी क्या हमें आज की दुनिया में जो साइंटिफिक तरीके से सोचने या फिर रैशनल तरीके से हम किसी चीज़ को देखें उससे कहीं अलग नहीं करेगी? शायद मेरा सवाल साफ है। ये सवाल बहुत साफ है और इंटरेस्टिंग है। और एक्चुअली जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैंने बच्चों के लिए शुरू किया था, तो तब ये ना ये टर्म्स नहीं थे, जेन सो एंड सो व्हाटएवर जो ये टर्म्स बोले गए हैं ये नहीं थे। हमारे ज़माने में एक छोटा सा टर्म था K-12, बच्चों का मतलब KG से लेके क्लास 12। तो उस तरह से लिखनी शुरू करी कि ये जो भी किताबें हैं वो जब बच्चा शुरू करता है पढ़ना थोड़ा बहुत, वहाँ से लेके 12वीं तक जो है जब स्कूल में रहता है, तो तब वो मैंने शुरू की थी। तो ये टर्मिनोलॉजी में मुझे सोचना पड़ेगा कि किस टर्म में मैं क्या फिट करूँ। पर हाँ, कमिंग बैक टू इट, तो K-12 के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो हम सारी ही उसमें कवर आ जाती है ना, सारी एज आ जाती है, 4 साल से ऊपर से हो जाती है। इनफैक्ट जो मेरी पहली रामायण थी वो मैंने 4 साल के बच्चों के लिए लिखी। तो जो तुम सवाल पूछ रही हो रैशनलाइजेशन और ये सब चीज़ें, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसका मेरा ये मानना है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, दैट हम सवाल करते हैं, हम उसके आंसर्स ढूंढते हैं, यही तो होता है। तो मेरी किताबों में तो मैं यही कहती हूँ बच्चों को, और इनफैक्ट जब मिलती भी हूँ पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि बच्चों को समझाइए कि वो सवाल करें। अगर आपको जवाब नहीं भी आता है, आप बच्चे को टोके नहीं कि नहीं ये सवाल मत पूछो, उनका जवाब दें। अगर आपको नहीं आता तो ढूंढ के लाएं उस जवाब को। तो मैं एक्चुअली इनकरेज करती हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट को, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड भी साइंस का रहा है, और शायद इसी वजह से मैं इस तरह की किताबें लिख पाती हूँ, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को भी उसी तरीके से देखती हूँ जैसे हमने, जिसको हम साइंटिफिक टेम्परामेंट बोलते हैं, उसी तरीके से देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ, उसकी गहराइयों तक जाती हूँ, उसको समझती हूँ और तब आगे जाके प्रेजेंट करती हूँ। तो उसमें जो रिसर्च जाती है वो एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड की होती है कि हर चीज़ के अंदर की चीज़ें ढूंढो, तब उसमें से जो उसका एसेंस निकलता है उसको प्रेजेंट करो। तो मेरे हिसाब से मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को हैंडल कर रही हूँ अपनी किताबों के माध्यम से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए, आप बातें जो कर रहे हैं थोड़ा सा दूर जाके करिए, क्योंकि फिर बातचीत में थोड़ा खलल पड़ता है। सुनीता जी, मैंने देखा है कि जैसे हम सबको बोला जाता है कि बचपन से ही सुनते हैं कि आज मंगलवार है, बाल नाखून मत काटो, और अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो तुलसी में पानी मत चढ़ाओ, अचार को मत छुओ, और इस दिन ये नहीं करना चाहिए, बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये क्या चीज़ें माइथोलॉजी में कहीं हैं या ये बाद में बनाई गई? कुछ डेंजरस सा सवाल आ गया मेरे सामने, क्योंकि इस चीज़ को मैंने कभी, आज मैंने उनको बोला था कि एग्ज़ाम टाइम पे ही आपका पेपर सामने खुलेगा, तो हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है यहीं पे आज। तो ये बहुत डेंजरस सवाल है, इसलिए क्योंकि मैं किसी चीज़ के बारे में तब तक नहीं लिखती जब तक कि मुझे उसका प्रमाण नहीं मिल जाए। तो जहाँ अगर मिलता है कहीं पर कि किसी चीज़ को करना चाहिए, उससे कुछ होता है तो मैं लिखूँगी। पर ये जो सारी बातें कही हैं इनका मुझे आज तक तो मिला नहीं।
नाखून काटने का, ये सब चीज़ें मुझे मिली नहीं है। जिस दिन शायद किसी स्क्रिप्चर में मिल जाए तो शायद मैं लिखूं, पर जो मेरा मानना है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी बोलते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, वो बहुत सीधे और सरल हैं। उनको कॉम्प्लिकेट हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदुइज़्म इटसेल्फ जो देखा जाए, वो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक किस्म का धर्म है। उसमें कहीं पर ये भी नहीं कहा जाता कि आप इस भगवान को पूजो और ऐसा करो या ना करो। ये हमारे कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है, ऐसा मेरा मानना है। तो उसमें, और डेमोक्रेसी देखिए आप, एक ही घर में 3-4 तरह के भगवान पूजे जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई सिर्फ कृष्ण को ही करा, तो जन्माष्टमी भी मनाएंगे और रामनवमी भी होगी, दिवाली भी होगी, सब कुछ होगा। तो जब हमारा इतना अच्छा, इतना मतलब जिसको बोलते हैं ना बड़े दिल वाला धर्म है, तो उसमें कहीं ऐसा है नहीं कि किसी चीज़ को, ये सारी मेरे हिसाब से बाद में बनाई गई चीज़ें हैं कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, डराने के लिए कुछ किया गया है। इन चीज़ों का शास्त्रों से मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करती, इनके बारे में बोलती भी नहीं। इनफैक्ट कल ही मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं रिलीजन के बारे में नहीं लिखती हूँ, मैं स्क्रिप्चर्स को डिकोड करती हूँ, डिमिस्टिफाई करती हूँ, सिंप्लीफाई करती हूँ। मैथोलॉजी जो है वो हमको जीना सिखाती है, लोगों के साथ मिलजुल के जीना सिखाती है, उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं धर्म के बारे में लिखती ही नहीं। बिल्कुल, और ये एक्चुअली मुझे लगता है धर्म से, मतलब किसी रिलीजन से अलग में ताली बजनी चाहिए थी। थैंक यू। किसी रिलीजन से हटके ये इस बात पे है कि ये एक वे ऑफ लाइफ देते हैं आपको। जो माइथोलॉजी से हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, जिससे सीखते हैं कि बुराई पर भलाई की जीत होती है, तो ये एक्चुअली इस तरह है कि हम दूसरे को गड्ढे में गिरता देख के सीख लें कि हमें इस गड्ढे में नहीं गिरना है। शायद वही सब लेसन्स हैं, या किस तरह से हमें जीना चाहिए कि हम ज़्यादा जी सकें। और जैसे कि आप बता रहे हैं मैम की माइथोलॉजी में इस तरह की बातें जो बहुत सारे कर्मकांड और पाखंड आज की दुनिया में बना दिए गए हैं, वो नहीं है। तो उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि ये संस्कृत में ज़्यादा स्क्रिप्चर्स हैं और आम लोगों की इस तक पहुंच भी नहीं थी, तो जैसा जिसने पढ़ा और अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया चीज़ों को और लोगों को बता दिया, तो वो बातें प्रचलित होती गई। हाँ, अभी मेरी बात भी हो रही थी किन्हीं से, तो ये जो अच्छाई बुराई, ये इसकी क्या परिभाषा है? इसकी कोई परिभाषा है नहीं ना, क्योंकि अगर आप गीता पढ़ते हैं तो हर एक का अपना सच होता है, isn't it? तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर कोई किसी का, ये मतलब कॉइन के 2 साइड्स है ना, अगर मेरे लिए चीज़ गलत है तो सामने वाले के लिए सही होगी। तो अगर मैं बहुत ही बेसिक सा उदाहरण दूँ, जो कि मैं बहुत बार देती हूँ, कि हम बोलते हैं कि किसी की जान लेना जो है वो गलत है, पर जो फ़ौज में जो जाते हैं, जब उनको जाना पड़ता है सीमा में और उनको लड़ना पड़ता है, तो वहाँ वो जान नहीं लेते क्या? उस समय थोड़ी सोचते हैं जान लेना गलत है, नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। तो वहाँ पर तो वो उनका सच है, वो उनके लिए सही है। और वैसे तो ये जो है कि क्या सही है क्या गलत है, दिस इज समथिंग जो कि नहीं है। मतलब हर एक का अपना सही सच है, हर एक का अपना, जो जिसको गलत समझते हैं वो ये परसेप्शन है। और ये गीता यही सिखाती है, और सारा हमारे एंटायर जो धर्म है, सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसका एसेंस गीता में है। वो यही सिखाते हैं कि हर एक का अपना नज़रिया होता है, इट्स आवर ओन परसेप्शन। किस समय हम किस जगह खड़े हैं, क्या हमारा उस समय नज़रिया, उससे हम उस चीज़ को देखते हैं, हम दूसरे की नज़र से नहीं देख सकते। जी बिल्कुल, जैसे परसेप्शन की बात है, जो सच है वो सापेक्ष होता है। मेरा सच आपका झूठ हो सकता है और आपका झूठ मेरा सच हो सकता है। ये, और हम लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने सच को ही सबका सच मानना चाहते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, और उसको थोपना चाहते हैं दूसरे, और उस पर जबरदस्ती, नहीं तो फिर हमें तकलीफ होती है, उससे तकलीफ नहीं हो रही होगी, हमें हो रही होगी कि ये काम ऐसे होना है। तो अगर ये बात हम सब अपने जीवन में उतार लें, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी सच पूरा सच नहीं है। और उससे भी बड़ी बात एक और है कि हो सकता है आज जो हमारा सच हो वो अगले 5 साल बाद हमें सच ना लगे। हम देखते हैं कि एड्स आते हैं सोशल मीडिया में कहीं पर भी खाने की, कि ये चीज़ खाओ, ये फ्लैक्स सीड खाओ, ये पता नहीं तरह तरह के बीजों के आते हैं, या इस तरह का आटा खाओ, वो खाओ। तो हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी ना, सोशल मीडिया नहीं था, हम नॉर्मल खाना खाते थे, हम ठीक तो थे। हम नॉर्मल जो रेगुलर जो होता है हमारा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, ठीक तो थे। अब अचानक ये चीज़ें जो आने लग गई हैं, वो लोगों को
फैशन शुरू हुआ फिर लोगों को एक्चुअली महसूस होने लगा कि ये तो ज़रूरत है हमारे अंदर ज़रूर पोटेशियम कम है, ज़रूर हमको ये वाला अमीनो एसिड खाना है, तो ये क्या हो गया, ये कहाँ से बन गई ज़रूरत, ये हमने खुद बनाई ना, ज़बरदस्ती बनाई एक ऐड को देखकर, ये ज़रूरत नहीं है हमारी। तो ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि क्या चीज़ें कैसे वो हम ज़रूरत तक पहुँच गए। जैसे एक और गीता से ही ये चीज़ सीखने को मिलती है कि आपकी जो ज़रूरत होती है लिमिटेड होती है, खाना भी लिमिटेड ही होता है। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो ग्रीड में आती हैं। जब आप ग्रीड के लेवल तक पहुंच जाते हैं अनजाने में, तो आप धीरे धीरे नीचे की तरफ को जा रहे हैं, फिर आप फंसते जा रहे हैं। एक वेब बन जाता है आपका, क्योंकि आपको चीज़ चाहिए, वो महंगी है, उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा काम करें या सोचे पैसे का कहाँ से जुगाड़ हो, या वो चीज़ कहीं डिस्काउंट से मिल जाए, कहीं फ्री मिल जाए। मतलब आप सोचिए आप कितना चारों तरफ आपका दिमाग चलने लगता है जस्ट बिकॉज आपने एक चीज़ को ज़रूरत मान लिया जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो गीता हमको इसमें से निकालती है, ये समझाती है कि ज़रूरतें हमारी लिमिटेड होती हैं, वो हमको समझना है कि हमारी क्या है। इसलिए मैं बोलती हूँ पर्सनल, हमको हमारी ज़रूरतें हम ही जानते हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि आपकी क्या ज़रूरत है, आप ही जानेंगे ना, तो वो आप लिस्ट बनाएंगे कि क्या आपकी ज़रूरत है, उसको आप लिमिट रखें। ये गीता हमको सिखाती है, क्योंकि हम वहाँ पर अटैचमेंट में फंस जाते हैं। हम किसी चीज़ को ज़रूरत क्यों मानते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ से जो हमको मिलता है उससे हम अटैच हो जाते हैं। कहीं पर हमें कोई खाना अच्छा लगता है उसको हम अटैच हो जाते हैं, या हमारे दिमाग में इसे फ़ायदा है उससे हम अटैच हो जाते हैं। वो अटैचमेंट हमको तोड़ना सिखाती है। डिटैचमेंट जो वर्ड है वो बहुत जगह यूज़ होता है, सिर्फ रिश्तों में ही नहीं होता, बहुत जगह यूज़ होता है। वो हम गीता से सीखते हैं, अपार्ट फ्रॉम की इम्पर्मनेंस एक्सेट्रा। पर आई थिंक ये एक बेसिक चीज़ है जो गीता से हम सीख जाएँ तो काफ़ी फ़ायदा हो जाए। जी, जब आप खाने पीने की बात कर रही थी तो मुझे एकदम से हंसी आ गई थी बीच में, क्योंकि मुझे याद आया कि एक बार जैसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी, तो उसमें आया कि आपको पनीर खाना चाहिए, आपको डाइट में ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। फिर अगले दिन में मैंने देखा कि 200 किलो नकली पनीर पकड़ा गया, आपको पनीर कभी नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, कि एक में तो आपको आएगा कि आप अंडा खाइए, आप आटा खाइए, वो खाइए, अगले में आटा तो जहर है, आटा तो आपको खाना ही नहीं चाहिए, मतलब ऐसे बोलता है, और वो एकदम डराते हुए बोलता है कि अगर आप आटा खा रहे हैं तो आप अपने खुद जहर भर रहे हैं अपने अंदर। तो ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें मिलती हैं जब हम स्क्रॉल करते हैं, और आजकल तो हम लोग सभी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन चुके हैं इतना स्क्रॉल कर करके। तो वो सुनीता जी ने बिल्कुल सही बात कही कि मुझे लगता है कि अति में तो हर चीज़ ही जहर है, और सीमित मात्रा में अच्छे मन से जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे लिए अमृत के समान ही है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, हर कोई बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता, हर कोई किनोआ और पता नहीं कितने सारे महंगे तो मैं बोल रही हूँ, हमने तो नहीं महंगे अनाज आ रहे हैं, ब्रोकली और ऐसी सब्जियां आ गई जिनके हम नाम नहीं ले सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ, आपको सब कुछ खाना चाहिए जो अच्छा लगे, लेकिन उस चीज़ का प्रेशर नहीं दिमाग पे लेना चाहिए कि बस ये खाऊंगा तो मैं ठीक रहूंगा। और सबसे अच्छा है जो कुदरत बहुत अच्छे से प्रकृति ने सब कुछ सेट किया है, जो लोकल फूड होता है। मैं पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि कैसे वो चीज़, एक सिंपल सी चीज़ ग्रीड में या वो नेसेसिटी बन जाती है, वो जो डिज़ायर है, वो जो डिज़ायर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है नेसेसिटी में, बिकॉज ग्रीड का एलिमेंट आ जाता है या मिस इन्फॉर्मेशन का एलिमेंट आ जाता है। तो मैं वो बताने की कोशिश करी थी, वो हमको पता ही नहीं चलता, वो वी आर नॉट इवन अवेयर, और हम जाके वो चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। फ्लैक्स सीड्स खाओ, उसको सुबह शाम खाओ, ये सारी चीज़ें सभी जानते हैं, आई एम श्योर। ये सारी चीज़ें मैं खुद भी कई बार लोगों को बताती हूँ, लोग पूछते हैं तो क्योंकि लिखा है तो बता देते हैं, पर चाहे मैं उसको खुद करती नहीं हूँ। नहीं होती था, यहाँ मैंने मंगाई तो थी, पर आई डोंट। अच्छा, और अभी एवरीडे गीता, जो आज हम एवरीडे माइथोलॉजी से बात कर रहे थे, तो गीता से जुड़ी हुई जो श्लोक हैं उन्हें अलग अलग 365 दिनों में बांटा गया है, और वो सारे श्लोक एक जीने का नया नजरिया देते हैं। तो उसे पढ़ते हुए और उसे ट्रांसलेट करते हुए मुझे भी एक अलग तरह की अनुभूति तो हो रही है, क्योंकि ये बोला जाता है कि आप जैसा पढ़ते हो वैसा ही आपकी सोच बनती है, जैसा अन्न खाते हो, जैसे खाया अन्न वैसा मन, ये वाली है कहावत, वैसे ही है कि आप जैसा लिटरेचर पढ़ रहे हो, जैसी फिल्म्स देख रहे हो, जैसे गाने सुन रहे हो, वैसे ही आपका मूड हो जाता है। इसीलिए जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो ना, तो कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए, तब अच्छे अच्छे गाने सुनने चाहिए ताकि आपका मूड बूस्ट करें।
तो अनुवाद जो है, इसमें एक छोटा सा ऐड करूँगी। एवरीडे गीता जो थी मेरी, वो एक पब्लिशिंग हाउस ने खुद डिमांड मतलब रिक्वेस्ट करी इंग्लिश वाले पब्लिशिंग हाउस से कि हमको ये चाहिए, हमने करनी है। और जो अंग्रेज़ी के हमारे पब्लिशिंग हाउस थे, उन्होंने काफ़ी उनसे अच्छा एडवांस भी लिया, क्योंकि उनका नाम है तो उन्होंने एडवांस लिया। और ये हिंदी वाले जो थे, इन्होंने दिया भी, क्योंकि चाहते थे उस किताब को करना। जब ऐसा होता है ना कि सब लोग मिल जाते हैं कि पब्लिशर देने को राज़ी है राइट्स और दूसरा एक पब्लिशर तैयार है छापने को, तो वो एक अच्छा बन जाता है इक्वेशन, तब किताब अच्छी बनती है। पर वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई ट्रांसलेशन की, क्योंकि बात हो रही है। तो वहाँ पर उन्होंने एक ट्रांसलेटर से करवाया, एंड वेरी वेल नोन ट्रांसलेटर, जिन्होंने काफ़ी काम किया है और इस सब्जेक्ट पे भी बहुत काम किया है, क्योंकि सब्जेक्ट की समझ बहुत ज़रूरी है ट्रांसलेशन के लिए। कि सब्जेक्ट की समझ हो तभी आप ट्रांसलेशन को सही कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, अपार्ट फ्रॉम मतलब एडिटिंग स्किल्स ऑल्सो, सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। तो आप मानेंगे नहीं, वो किताब ट्रांसलेट हो गई, तो जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये तो मेरी है ही नहीं, वो तो उसमें सब ट्रांसलेटर का ही था, सब कुछ जो भी था। तो मैं खुद ही नहीं दिखी, तो मैंने कहा मेरे नाम से मतलब ये किताब क्या तुक है इसका। तो वो किताब जो है, फिर मैंने कहा, तब तक ईरा मेरी किताब कर चुकी थी, तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ इनसे कराएं, क्योंकि सब्जेक्ट की भी समझ है, भाषा भी सही है, सब कुछ सही होगा। तो अब उस किताब को दोबारा, तो हम इतनी समस्याएं आती हैं, ट्रांसलेशन इज़ नॉट ईजी एज वी अज्यूम इट टू बी। जैसे बोला जाता है ट्रांसलेशन, पोएट्री लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। कई बार ऐसा होता है कि कवि कुछ कहना चाह रहा होता है और जब उसका अर्थ निकल के आता है उसके अनुवाद में, तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी ये पॉइंट जो मैम ने उठाया कि भाषा की समझ, और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि अनुवादक को उस भाषा से ज़्यादा अपनी भाषा का ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं या फ्रेंच से हिंदी कर रहे हैं, आपको इंग्लिश और फ्रेंच आनी ज़रूरी है, लेकिन उतने अच्छे से आनी ज़रूरी नहीं है जितने से आपको मूल भाषा आनी चाहिए, आपकी हिंदी आनी चाहिए। और हिंदी से जुड़ी बाकी भाषा जैसे हिंदुस्तानी, उर्दू, क्योंकि हर ट्रांसलेशन की अलग डिमांड होती है। कुछ लोग कहते हैं कि एकदम शुद्ध हिंदी में चाहिए हमें, और कुछ कहते हैं कि हिंदुस्तानी में चाहिए, और कई में जो आज की भाषा है इंग्लिश में चाहिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी मूल भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रवाह का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने ज्ञान को उसमें डालने से बचना चाहिए। कई बार ये होता है कि लेखक कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, ये बात तो ऐसे कही जानी चाहिए थी, तो अनुवादक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डाल देता है। वो शायद हो गया इनके साथ, इसलिए तो रिजेक्ट किया मैंने जी। और मैं खुद एक ऑथर हूँ, काफ़ी किताबें लिखी है। मैंने कभी प्लान भी नहीं किया था कि मैं ट्रांसलेशन करूँगी, क्योंकि मैं ऑडियो में मैंने बहुत काम किया है। ऑडियो मेरे बेस्ट सेलर 2 सीरीज़ हैं। तो मेरे पास पहला एक जो ऑफ़र आया था ऑडिबल से आया था कि आप इयान फ्लेमिंग की किताब कैसीनो रॉयल्स का ट्रांसलेशन कर सकते हैं क्या, क्योंकि उनको कोई समझ नहीं आ रहा था जो ऑडियो के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करे। तालियां अगर हमें बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा, और दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे ऑथर्स हैं, दोनों ऑथर्स की बुक्स हमारे बुक स्टोर में अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें खरीद सकते हैं और साइन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।